हेलो बच्चों, मैं अभिलाष सिंह फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल चाणक्य वाले गुरुजी में। हम लोग पिछले लेक्चर में स्ट्रेट लाइंस पढ़ रहे थे। वहां पर हमने देखा कि स्ट्रेट लाइन की स्लोप क्या होती है और कोई लाइन अगर 2 पॉइंट से होकर जा रही थी तो उसके लिए लाइन की इक्वेशन देखी थी, और एक और इक्वेशन देखी थी अगर हमको एक कोई पॉइंट दिया हो और हमें उस लाइन की स्लोप दे रखी हो तो भी हम उसके लिए लाइन की इक्वेशन निकाल सकते थे। चलिए आज देखते हैं हम कि अगर कोई लाइन किसी एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से कुछ इंटरसेप्ट कट कर रही हो, जैसे कि ये एक लाइन है हमारी और ये एक्स एक्सिस के साथ ए इंटरसेप्ट कट कर रही है और वाई एक्सिस के साथ बी इंटरसेप्ट कट कर रही है, तो हम इस लाइन की इक्वेशन को कैसे फाइंड करेंगे? चलिए देखते हैं। आप ही लोग बताइए कि इस पॉइंट को क्या मैं x की वैल्यू यहाँ से a है और y की वैल्यू यहाँ पर 0 है, तो यानी इसको मैं a,0 लिख सकता हूँ। इसी तरह से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x की वैल्यू यहाँ पर तो 0 है और y की वैल्यू b है। अब हमको ये दो पॉइंट मिल गए, यानी जो हमारी लाइन है वो इन दो पॉइंट से होकर जा रही है। अब हम 2 पॉइंट से होकर जाने वाली इक्वेशन पहले ही फाइंड कर चुके हैं। अगर कोई लाइन x1, y1 और x2, y2 से पास हो रही थी तो उसके लिए हम लोग इक्वेशन पहले ही फाइंड कर चुके हैं, यानी उसके लिए हमने निकाला था y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो अब हम देखें कि अगर हम इसको x1 कह लें और इसको y1 कह लें और इसको x2 कह लें और इसको y2 कह लें तो सेम वही चीज तो हो गई। अब हम आराम से इस इक्वेशन की इस लाइन की इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर y माइनस y1 की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ? 0 इज इक्वल टू y2 की जगह b माइनस y1 की जगह 0 अपान x2 की जगह 0 माइनस x1 की जगह a। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? x माइनस x1 की जगह फिर से a। अच्छा, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये माइनस का a इधर आ जाएगा तो माइनस का ay हो जाएगा और ये b का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा तो bx माइनस का ab हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं bx को अगर इधर ले आऊं तो माइनस का bx माइनस का ay इज इक्वल टू माइनस का ab होगा। अब दोनों ओर माइनस है तो मैं इधर से माइनस कॉमन लेकर के इस माइनस को कैंसिल कर सकता हूँ, यानी bx प्लस ay इज इक्वल टू ab। अच्छा, अगर मैं इस ab को इन दोनों के नीचे ले आऊँ या मैं सीधे कह दूं कि इस इक्वेशन को मैं ab से डिवाइड कर दूं तो ab इसके नीचे भी आ जाएगा, ab इसके नीचे भी आ जाएगा, ab इसके नीचे भी आ जाएगा। यहाँ से देखते हैं तो यहाँ से b से b कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया तो और ab से ab कैंसिल हो गया। तो यहाँ से एक इक्वेशन हमको मिल गई x अपान a प्लस y अपान b इज इक्वल टू 1। इस इक्वेशन को हम कहते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी अंतःखंड रूप। किसी भी सरल रेखा का अंतःखंड रूप अगर हमें निकालना है और उसके इंटरसेप्ट यानी x इंटरसेप्ट हमारा a था और y इंटरसेप्ट b था, अगर हमें दिया हो तो हम इजीली उस इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है क्योंकि हमें 2 पॉइंट से होकर जाने वाली इक्वेशन ही फाइंड कर लिए, वही इक्वेशन हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म हो गई यहाँ पर। तो अब हम लोग देखते हैं एक और टाइप लाइन का जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म या फिर हम बोल सकते हैं परपेंडिकुलर फॉर्म, यानी लंब रूप। अब इसमें देखते हैं अगर हमारे पास कोई लाइन इस प्रकार से जा रही है कि x से a इंटरसेप्ट और y से b इंटरसेप्ट कट कर रही है
तो क्या मैं इसके ये कह सकता हूँ कि कोऑर्डिनेट a कामा 0 हैं और इसके b कामा 0 हैं। इसी तरह से अब हम जानते हैं कि ओरिजिन पॉइंट है ना, मूल बिंदु। इस मूल बिंदु से इस लाइन की दूरी कितनी है? अच्छा यहाँ से देखो, जैसे मैं कह दूँ ये मार्कर का पॉइंट है, यहाँ से इस बोर्ड तक की डिस्टेंस कितनी है? तो क्या यहाँ से आप यहाँ तक मापेंगे? ऐसा नहीं है, हमेशा कहाँ तक मापेंगे? नियरेस्ट डिस्टेंस, यानी इस पर क्या डालेंगे? एक परपेंडिकुलर। तो यहाँ से जो इस पर एक परपेंडिकुलर पड़ता है उसे ही कहते हैं इस मूल बिंदु से डाला गया लंब। यानी इस अगर हमको मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई पता हो, मान लेते हैं यहाँ पर p है और इसके बीच ये एंगल पता हो एल्फा। अच्छा ये ना भी पता हो तब भी हम निकाल सकते हैं। इसको कैसे निकाल सकते हैं? स्लोप, तब हमको हो सकता है स्लोप दी हो, अगर स्लोप नहीं भी दी होगी तो स्लोप हम निकाल सकते हैं अगर पॉइंट्स दे रखे हों। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर ये एंगल एल्फा है तो ये एंगल 90 माइनस एल्फा होगा, तो ये है 90, ये भी एल्फा हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? अब हम इस वाले ट्राइंगल में क्या लगाएंगे? कॉस एल्फा। इस वाले ट्राइंगल में लगाते हैं कॉस एल्फा। कॉस एल्फा क्या होता है हमारा? आधार बटे कर्ण, यानी बेस अपान हाइपोटेन्यूज। कॉस एल्फा की वैल्यू, अब यहां से एंगल एल्फा है तो आधार क्या हो जाएगा? p अपान कर्ण क्या हो जाएगा? a। अच्छा यहां से हम देखें तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? p अपान कॉस एल्फा। यानी अब हम इस वाले ट्राइंगल में देखें, इस वाले ट्राइंगल में ये जो एंगल है इसके सामने ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो अब हम ये बेस नहीं, मतलब ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। अब हम क्या देखते हैं? साइन एल्फा लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? साइन एल्फा। तो साइन एल्फा की वैल्यू क्या होती है? लंब बटे कर्ण। अब यहां से देखें तो लंब हमारा p हो गया और कर्ण क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। तो यहां से b की वैल्यू क्या आ जाएगी? b इज इक्वल टू आ जाएगा p अपान साइन एल्फा। यानी हमको x इंटरसेप्ट यानी a प्राप्त हो गया, y इंटरसेप्ट यानी b मिल गया। अब हम लोग क्या एक चीज सीख चुके हैं? इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म हम लोग सीख चुके हैं, वो क्या थी? x अपान a प्लस वाई अपान b इज इक्वल टू 1। तो इसी में मैं यहाँ पर वैल्यू पुट किए देता हूँ। x अपान a की जगह क्या रख दूँ? a की जगह मैं रख दूँ p अपान कॉस एल्फा। इसी तरह y अपान b अपान क्या हो जाएगा? साइन एल्फा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, इधर सॉल्व करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा, यहां से देखें कॉस एल्फा इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, x कॉस एल्फा अपान यहां पर बचेगा p प्लस इसी तरह इसको सॉल्व करिए तो y साइन एल्फा अपान p और इज इक्वल टू 1 है। अब ये p यहां से एलसीएम मिल जाएगा, अगर हम p एलसीएम में ले लें तो ये हमारा बेस सेम है तो ये सीधे ऐड हो जाएगा, x कॉस एल्फा प्लस y साइन एल्फा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा x कॉस एल्फा प्लस y साइन एल्फा इज इक्वल टू ये वाला हमारा p जो है इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा p। यानी ये जो फॉर्म ऑफ इक्वेशन आएगी इसको हम कहेंगे नॉर्मल फॉर्म। क्या कहेंगे? नॉर्मल फॉर्म। इसको आप लोग देख लीजिए अच्छे से, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो आशा करते हैं कि इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग एक देखते हैं डिटर्मिनेंट फॉर्म होती है लाइन की। डिटर्मिनेंट फॉर्म क्या होती है, जरा ध्यान से इसको देखते हैं। अगर हमारे पास कोई लाइन है उस पर हमें 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, 2 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, जैसे ये एक लाइन हो गई हमारे पास, मान लेते हैं ये x1 y1 है और एक पॉइंट है हमारे पास x2 y2 है और एक पॉइंट हम मान लें कोई x y। अच्छा एक बात आप लोग बताएं, अगर ये 3 पॉइंट्स हैं, इन 3 पॉइंट्स से हम लोग एक ट्राइंगल बनाएं, जैसे ये ट्राइंगल है,
इस ट्राइंगल का कुछ एरिया क्या हो जाए, पूरा एरिया निकाल दें, एरिया को 0 कर दें। क्या कर दें? 0। तो ये तीनों लाइंस क्या हो जाएंगी, एक लाइन पर तीनों पॉइंट्स आ जाएंगे। यानी अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इसका एरिया निकालते हैं डिटर्मिनेंट मेथड से। यानी वहां पर आप लोग अभी नहीं जानते होंगे, ज़्यादा क्लास 11th के बच्चे शायद इसे अभी ना जानते हों, लेकिन थोड़ा सा आप लोग वेक्टर एनालिसिस फिजिक्स वगैरह में भी पढ़ेंगे, तो वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखें एरिया क्या होता है, x y 1 और ये हो जाए x1 y1 ये 1 x2 y2 1। अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाए तो ये क्या होगा, ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन पर आ जाएंगे, एक स्ट्रेट लाइन पर। यानी अब ये वाला 2 इधर ले जाएं तो यहाँ से x y और 1 आ जाएगा, x1 y1 और 1 आ जाएगा, x2 y2 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। यानी अगर हम इसका भी प्रसार करेंगे तो हमें एक इक्वेशन मिलेगी, वो इक्वेशन भी होगी स्ट्रेट लाइन। यानी यहाँ से हमको पता चल रहा है कि ये जो इक्वेशन लिखी हुई है, ये इक्वेशन भी एक स्ट्रेट लाइन की ही इक्वेशन है। इसको हम कहते हैं डिटर्मिनेंट फॉर्म। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए और देखिए। आशा करते हैं कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जल्दी से जल्दी हमारे टारगेट को पूरा कराइए, यानी हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो जाए जल्दी से, तो हम लोग आपके लिए लाइव क्लासेस लेकर आएंगे। जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर आ जाएंगे, डेली लाइव क्लास चलेगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ की। कैसे भी उसका टाइम मैनेज किया जाए, आप लोग वो को पूरी क्लासेस बिल्कुल टाइम टू टाइम मिलेंगी, लाइव वो भी। तो तब तक के लिए अब विदा चाहते हैं। इसके बाद मैं जल्द ही आऊँगा नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।